Hello students, welcome to our YouTube channel Motion Foundation. Myself Priyanka Vishnu, your mathematics faculty. So बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं IUCAM एग्ज़ाम 3 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है. बहुत कम टाइम आपके पास रिमेनिंग है फॉर योर प्रिपरेशन. अब बेसिकली प्रिपरेशन का टाइम तो गया, मतलब टाइम वैसे नहीं गया, बट आपको अब क्या करना है, रिवीजन पर फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो आपके रिवीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लेकर आए हैं मैराथन क्लासेस. सो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. कुछ PYQs होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. बिकॉज लास्ट टाइम पर अगर आप पूरा दोबारा से पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम पे कुछ न्यू टॉपिक पढ़ना, मैं इसको मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही नहीं है. क्यों? लास्ट टाइम पे आप ये कर सकते हो, जितने क्वेश्चन से उनकी आप प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना बच्चों, उतनी प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा. ओके, तो चलिए जल्दी से सभी ज्वाइन हो जाइए और बाकी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए. अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से एक सीरीज़ का क्वेश्चन है. मीन यहाँ पर एक सीरीज़ बनी हुई है, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, और आपको इसकी वैल्यू दी गई है 0.99999. इस तरह से वैल्यू है. आपको फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू क्या है. ओके, तो चलिए पहले आप सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट फिर हम सॉल्व करेंगे. अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी मेरा हिंट दे देती हूँ. जैसे जैसे क्वेश्चंस हो बच्चों, आप लोग साथ साथ सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए. रिमेंबर, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ आप सभी से. सो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या मैम वैल्यूज़ पुट कर दें, k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8? तो ये आई डोंट थिंक कि ये करना समझदारी होगी. हम क्या करते हैं, इसको जब भी आपके पास सीरीज़ का क्वेश्चन बनेगा, मतलब इस तरह से कुछ सीरीज़ है, समेशन के फॉर्म में दिया गया हो, जैसे कि देखो यहाँ पर दिया है, तो आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है. सॉल्व करोगे आप उस क्वेश्चन को, मतलब जो ये वाला पार्ट आपको गिवन होता है ना, इसको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करना. इससे पता है क्या बेनिफिट होंगे, वो क्वेश्चन किसी और फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारे लिए कन्वीनियंट है. मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पास या तो यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न बन जाएगा, तो हमारे लिए अच्छा है कि हम वन थिंग के लिए उसको सॉल्व कर लेंगे, आगे के लिए अपने आप सॉल्व होता जाएगा. या फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक ऐसी सीरीज़ बन जाएगी जिसमें ओनली फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रिमेनिंग रहे. याद करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे जहाँ पर ऐसी सीरीज फॉर्म होती है जब उनको एक्सपेंड करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही रिमेनिंग रहती है, बाकी सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती है. तो हो सकता है हमारे पास यहाँ बने, बट उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा. तो चलिए अपन सिंप्लीफाई करते हैं. ये मेरे पास ओनली मैं इस पार्ट को भी सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ. तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2k + 1 अपॉन, दोनों में से मैं k² कॉमन ले लूँ, सॉरी k अपन कॉमन ले लेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर बन लगा हुआ है, तो यहाँ से k² हो जाएगा. तो क्या रिमेनिंग रह गया, k + 1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये तो बन गया अपने पास. अब हम क्या करें, क्या हम और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन में जो टर्म्स बनती है ना आपके लिए, कभी कभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें. जैसे सपोज दैट मैंने आपको दिया 1/x + 1 - 1/x, या 1/x - 1/x + 1, इस तरह से कुछ टर्म बनेगी. तो इसको क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 1/k, ओके, माइनस 1/k + 1, कि मैम ये तो स्क्वायर है, बट यहाँ पर स्क्वायर हमारे पास बन नहीं रहा. तो फिर अपन क्या करें, देखो इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. ये स्क्वायर की फॉर्म में बन गया. ओके, बन गया. क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको और सिंप्लीफाई करो. अगर आप इसको वापस से रिवर्स बेक में सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आपके पास सेम टर्म फॉर्म होती है? ट्राई करके देखो, चेक करते हैं. तो ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, जो हम एक्स्ट्रा में इसको चेक करके देख रहे हैं. मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या बन जाएगा, k² + 1 + 2k, माइनस में क्या बन जाएगा, k², अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो k² और ये k + 1 होल स्क्वायर. ठीक, k² से k² कैंसिल आउट. अब देखो क्या ये सेम टर्म नहीं बन रही है, बिल्कुल सेम टर्म बन रही है. तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इस वे में भी लिख सकते हैं. ये है इस बात को कहने का मतलब. इससे हमारा क्या बेनिफिट निकलेगा? तो चलो देखो, बेनिफिट भी हमारा ऑफकोर्स होगा. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसको अपन किस वे में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये देखो, समेशन हमारे पास लगा हुआ है, दोनों के ऊपर समेशन लग रहा है ये, और इक्वल टू कितना है, 0.9999. क्लियर, समेशन हमारे पास लगा हुआ है ये n तक, k = 1. जब आप वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, जब आपने k की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या बनेगा, 1/1² माइनस 1/2². ठीक है, प्लस k की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो 1/2² माइनस
1/3 बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 + 1 कितना होता है 3। सिमिलरली देखो यहाँ पर फिर आगे क्या बनेगा 1/3 माइनस 1/4, तो ये चलता जाएगा। कहाँ बनेगा, जब आप k की वैल्यू n पुट करेंगे, 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू है 0.9999। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे ना कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बस हमें कैंसिल करनी है। कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है, चलो देखो इजीली सबको विजिबल होगा। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, 4 के लिए भी आगे एक टर्म ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती होगी, सिमिलरली n वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। सो रिमेनिंग पार्ट आपके पास यहाँ पर क्या बचा है, देखो अब ये पार्ट तो मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमने इनको किस तरह से ब्रेक करके लिखा हुआ है। अब देखिए इसका बाकी का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। बचा क्या क्या अपने पास, 1 माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.9999, 4 टाइम 9। ओके, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम 9/1000 भी अपन लिख सकते हैं, बट अपनी कन्वीनियंट। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, तो एक अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ट्रांसपोज किया, इसको अपन ने ट्रांसपोज किया, इधर अपन इसको LHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.0001 विच इज इक्वल टू 1/n+1 होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या बन जाएगा मुझे n+1 होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा, ये देखो अपॉन यहाँ पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म n+1 LHS में चला जाएगा, ये वाला पार्ट RHS में चला जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁴, तो n+1 मेरे पास कितना बनेगा यहाँ पे 10²। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि मैम आपने ही हमें बहुत बार सिखा रखा है कि जब भी स्क्वायर रूट आप हटाते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं तो दोनों वैल्यू लगती है प्लस माइनस, बट आपने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि बेसिकली देखो n क्या है हमारे पास, नंबर के लिए स्टैंड करता है, और यहाँ पे वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 से हमारी सीरीज हम आगे की तरफ ही बढ़ता हुआ मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिया है। तो n कितना मिल जाएगा मुझे 100 माइनस 1 विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 99। मतलब अगर आप n की वैल्यू 99 तक पुट करेंगे, 99 तक, अब ये समेशन है तो यानी कि सारी टर्म ऐड होती जा रही है, 99 तक पुट करेंगे तो आपका आंसर ये फॉर्म होगा। आई होप आपको समझ में आया हो, समझ में आया है नहीं, कमेंट सेक्शन में करके बताइए आप कि क्या इक्वेशन आपको इजीली समझ में आ गया। ओके, इजी क्वेश्चन था, सीरीज को आपको फॉर्मेशन करना था, ये वाली स्टेप हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी थी, मतलब बेसिकली यही इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको तब तक आप सभी नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, अज्यूम दैट ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव इंटीजर। अब ऐसा क्वेश्चन तो आपने बहुत बार किया होगा, सपोज दैट आप NTSC के लिए भी प्रिपेयर करते हैं या फिर अदर ओलंपियाड्स आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी वे में, क्योंकि आज के सेशन में जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं सबसे पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, या फिर हम बेसिक अलजेब्रा के बारे में बात करें, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट भी होता है और वो स्टार्टिंग पार्ट भी होता है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही क्वेश्चन हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, बट हम उसको इजीली सॉल्व करेंगे। देखो गिवन है a⁵ विच इज इक्वल टू b⁴। क्या मैं इसको किसी पर्टिकुलर नंबर के इक्वल मान सकती हूँ, कि मैम क्यों मानना है, बिल्कुल मान सकते हैं, x⁻20 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, मैथमेटिक्स में एक सिंगल वर्ड की भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ABCD क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर, या फिर ऐसे भी बोल सकते थे कि वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी अपन कह सकते थे उनको, पॉजिटिव इंटीजर्स को। सो ये अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, इन दोनों को सपोज दैट जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर के भी इक्वल होंगे। क्लियर, तो x⁻20 के इक्वल कर दिया हमने, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो x⁻20/5 विच इज x⁻4 कोमा, b की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी x⁻5। इजीली समझ में आया सभी को, ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, c एंड d के लिए भी इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है मुझे c³ विच इज इक्वल टू d²। इसको मैं किसके इक्वल मानूँ, y⁻6 की। मैम आपने 6 से क्यों लिया, आप 8 भी तो ले सकते थे, 12 भी ले सकते थे। हम इन दोनों का एक सबसे ऐसा नंबर लेते हैं जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, और स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो। ग्रेटेस्ट नंबर लोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी और ज़्यादा टफ होती चली जाएगी। क्या वैल्यू देखो मुझे बच्चों यहाँ पर मिल गई, मुझे c की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करें तो c कितना हो गया y²। इन दोनों को इक्वल करेंगे, पावर अगर अपन दोनों साइड में अगर 3 से डिवाइड किया या पावर अपन क्यूब रूट किया तो अपने ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी।
कोमा डी कितना मिला, वाई क्यूब। समझ आया? ओके, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या गिवन है, गिवन था दैट c माइनस ए इज इक्वल टू 19। ठीक है, c माइनस ए की वैल्यू मुझे 19 दी गई है। c कितना है, वाई स्क्वायर, तो ये रहा वाई स्क्वायर माइनस a कितना है, x रेज़ टू 4 विच इज इक्वल टू 19। अब क्या है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ गई हमारे पास फिर से इम्पॉर्टेंट बात, दैट मैम व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर, 19 क्या है। 19 के बारे में क्या जानते हैं कि मैम 19 की टेबल थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ऑफ कोर्स, बट 19 के बारे में हमें ये भी पता है दैट 19 एक आपका ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर नहीं होते, मीन ये एक प्राइम नंबर है, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो अगर मैं ये कहूँ 2 टर्म्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन 19 आपके पास आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि अब 2 नंबर कैसे होने चाहिए, या तो इसकी वैल्यू 1 हो या फिर ये 19 हो, या फिर इसकी वैल्यू 19 हो ये 1 हो, कि मैम इनके अलावा कुछ और भी तो ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते। क्यों? ध्यान से देखो, आपसे कहा है कि ABC क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये वैल्यू जो अपन ने x की एज्यूम की ये भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगी ना, तभी तो आपस में इक्वल हुए। ठीक, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक इंटीजर है और एक रेशनल नंबर है बोथ आर इक्वल, कि मैम हो सकता है ना इंटीजर हो गया 2 और रेशनल नंबर हो गया 2/1, तो ऐसा हमें नहीं करना, ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। क्लियर? तो इस वजह से इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं y प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 90 और y माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मुझे वैल्यू मिल गई, 2y, देखो ऐड किया अपन ने, 2y की वैल्यू 20 आ गई, तो y कितना मिल गया मुझे यहाँ से 10। ठीक है, y की वैल्यू अगर मुझे 10 मिल गई तो क्या x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, हम क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। x कहाँ है, देखो ये रहा, y की वैल्यू अगर आप 10 पुट करेंगे तो ट्रांसपोज होगा 19, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, प्लस माइनस 3 आएगी, बट हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि जब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे कि हमें फाइंड क्या करना था, d माइनस बी बेसिकली आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, d माइनस बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अब कहाँ है d, ये लिखो, यहाँ पर हमें d भी गिवन है, b भी गिवन है। d कहाँ रहा, वैल्यू कहाँ है अपने पास d की, a b c d, d रहा अपने पास y क्यूब, ओके, b अपने पास क्या है x क्यूब। ठीक है, d माइनस बी मुझे फाइंड आउट करना है, सो d माइनस बी विच इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए आप इसका। तो d की जगह अपन ने रखा 10 क्यूब, 10 क्यूब इज 1000, ओके। y की जगह अपन ने रखा 3/5, अब 3 की पावर 5 कितना होगा, आई थिंक 243। ठीक है, 243 3/5 होती है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया तो ये कितना बन गया है यहाँ पर 7, 5 और ये अपना बन गया 7, तो 757 हमारे पास इसका आंसर हो गया d माइनस बी। बताओ बच्चों, इजी क्वेश्चन था या नहीं था? अच्छा क्वेश्चन था ना, इजीली आपको इसको सॉल्व करना था, बस नॉर्मल बेसिक सी नॉलेज आपको होना इसके लिए ज़रूरी है, तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको, तो मेक श्योर कि आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। जितने अच्छे से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। लास्ट टाइम है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपको नया पढ़ने के पीछे नहीं लगना है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना हॉरिबल लग रहा है, हाँ, अजीब अजीब सी टर्म्स यहाँ पर है, x1 1 माइनस x1। आई थिंक इसका आंसर ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो चलिए जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर रहने वाला है, ओके। और वही मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट टाइम पे न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं बच्चों में, फिर आपको ये बता रही हूँ, बट जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं उन्हीं का रिवीजन कीजिए। कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके, मीन न्यूमेरिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि थ्योरी तो आपने पढ़ ली वन टाइम, अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मैथ्स को पढ़ने का केवल एक ही तरीका होता है, इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के जितने ज़्यादा हो सके उतना मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मैम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जो नहीं पढ़ा उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना, और ये मत सोचना कोई स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर ऐसे भी हैं, ओके, सो कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं हमारे पास, उन्होंने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी,
ठीक है, सपोज दैट ऐसा है कोई स्टूडेंट थ्योरी नहीं पढ़ी उन्होंने क्या वो सोच रहे हैं कि चलो अपन कोई भी मैराथन क्लासेस अटेंड कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से मुझे नॉलेज मिल जाएगी। बेटा ये आप कोई ऐसा अगर सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल है, उसमें आप ये वे अप्लाई कर सकते हो कि मैम हमने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली और हमने हमारा वर्क कर लिया, बट मैथ में ऐसा नहीं होता है। बिकॉज मैथ में आपने थ्योरी पढ़ ली तो वो सफिशिएंट नहीं होता, उसके बाद ही मतलब बिना थ्योरी पढ़े तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। क्लियर? आप सिमिलरली देखो ये क्वेश्चन है, कितने बच्चों ने सॉल्व किया? आई थिंक सभी का आंसर आ गया होगा यहाँ पे, वेरी गुड, अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। और जिन्होंने नहीं सॉल्व किया तो देखो इसका सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बताती हूँ मैं अभी इसका सॉल्यूशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आप कहोगे कि मैम इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ध्यान से देखना, मुझे कुछ वैल्यूज़ गिवन है, x1, x2, x20, 2014, ये आपके पास रियल नंबर है डिफरेंट फ्रॉम 1, मतलब ये 1 नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ और ही है। ठीक, मतलब एक एक पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है। इस तरह से कि अगर आप इनका सभी का सम करते हैं तो वैल्यू आपको 1 मिलती है। और अगर आप यहाँ पे ये भी अप्लाई करते हैं दैट x1 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x2 प्लस डैश आपके पास यहाँ पर जाता है 3 टाइम, ये हमारे डैश है, x 2014 अपॉन 1 माइनस x 2014 विच इज़ इक्वल टू ऑल्सो 1। ये तो अच्छी बात है, ये भी 1 मिला। अब इसे सॉल्व करना है कि मैम अब इसे कैसे सॉल्व करें, इन दोनों नॉलेज के बेसिस पे। तो ये आपको इसके लिए देखो कोई थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, बट इसके लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। तो मैथ में दोनों चीज़ों को आपको रिलेट करके साथ में चलना पड़ेगा, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, दोनों आपस में डिफरेंट नहीं है। या आप ये सोचो कि बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल सॉल्व करें, या कोई सोचे बिना न्यूमेरिकल के ओनली थ्योरी पढ़ लें आ जाएगा, दोनों चीज़ें मैथ में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको एक सिमेट्री नज़र आ रही है। सिमेट्री मीन कि अगर मैं 1 वाले पार्ट को सॉल्व कर लूँ, मतलब अभी मैं पूरा पार्ट सॉल्व नहीं करी, मैं सिर्फ आइडिया लगा रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि क्या यहाँ पर आंसर हो सकता है। देखो वैल्यू गिवन है मेरे पास x1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x1। ठीक है, वेरी गुड बच्चा, जिन लोगों ने भी इसका आंसर सॉल्व किया है, तो 1 अपॉन इस तरह से मेरे पास आंसर लिखा हुआ है। क्लियर? क्या इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकती हूँ? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस x1, ओके, एंड माइनस अपन x1 के फॉर्म में लिख लें। क्या ऐसा अपन लिख सकते हैं? क्या चेक करके देखना पड़ेगा। x1 यहाँ पे भी अपन x1 लिखे, देखो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। सॉल्व करके देखो क्या ऐसा बनेगा कि अगर मैं इनका एलसीएम ले जाती हूँ तो क्या बनेगा, x1 माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x1। अरे वाह, मेरा काम आसान हो गया। देखो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिल गया, x1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x1। बस सिंप्लीफिकेशन किया, यही तो हमें यहाँ करना था। देखो तो हमने क्या लिखेंगे, पूरी टर्म्स को लिखेंगे अपन। तो ये पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया, आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको अपन अभी प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1, ये देखो ये हमने लिखा, इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, x1 अपॉन 1 माइनस x1 माइनस x1, ओके, प्लस अब इसको आप समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते थे आप चाहें तो, जैसे कि ये वैल्यूज गिवन की थी ना हमें, तो ऐसे लिख सकते थे समेशन x1 विच इज इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू xn लिख सकते थे, और n की वैल्यू 1 से लेकर 2014 तक वेरी करती है। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, उन्होंने एक्सटेंड करके लिख दिया, कोई बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमने वापस से यहाँ लिखा x2 अपॉन 1 माइनस x2 माइनस x2, ठीक है, प्लस इसी तरह से चलता जाएगा। डायरेक्ट लास्ट वाली टर्म लिख दूँ, लास्ट वाली टर्म में क्या आएगा अपने पास, x2014 अपॉन 1 माइनस x2014 माइनस x2014। चलो ये मिल गया कि मैम इससे क्या आसान हुआ। देखो इससे तो मेरा पूरा काम आसान हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करना, ये वाली वैल्यू है, क्या इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये वाली सीरीज बन रही है। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड भी बोल सकती हूँ। चलो ये इक्वेशन सेकंड कि मैम 1 कहाँ गई, ये रही इक्वेशन नंबर 1, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। तो इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई में लिखना हो तो ऐसे लिख दूँ, x1 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x2। देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो अपन इनका प्लेस चेंज कर सकते हैं। ये हमने लिखा x2014 अपॉन 1 माइनस x2014। इधर क्या आ जाएगा, माइनस सब में से कॉमन आ रहा है नेगेटिव साइन, तो क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस डिश 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 x2014। इज इट क्लियर? अब बस वैल्यू पुट कर दो, हो गया हमारा काम आसान। चलिए वैल्यू पुट करिए, इन सबकी वैल्यू भी क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये लो 0, कितना आसान हमारा आंसर हो गया।
मैंने कहा था ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो देखो 3 स्टेप में इसका आंसर मुझे मिल गया। अब ये स्टेप तो मैंने समझाने के लिए लिखी है। सपोज दैट ये वाली स्टेप अब आपको थोड़ी ना किसी को समझाना है, आपको अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इस स्टेप को स्किप करेंगे मान लीजिए, तो भी आपका 2 स्टेप में आंसर आ गया। तो ये तो मैंने आपको क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था। क्लियर? तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ईजी क्वेश्चन था। अब तो हमारे लिए, अब तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ही दी, तो अब तो ये कोई प्रॉब्लम हमारे लिए रही नहीं है। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, है ना अच्छे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव मीन यहाँ पर आपको थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ फैक्टर वगैरह इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। फटाफट सॉल्व कीजिए और वे भी बताना, प्रोसीजर भी बताना कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए जल्दी जल्दी बताइए और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हालांकि 1-2 मिनट में तो सॉल्व होगा नहीं, तो आपको यही करना है। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फिर बाद में, आज नहीं आप कल परसों जब भी आप ये देख रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, तो आप उसको पोस्ट करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट आपके लिए। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अदर ओलंपियाड्स में IUQM में आए हुए हैं, मतलब PRMO के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करो। मैं भी दिमाग लगाती हूँ कि कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ, मुझे नहीं पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्या अपन बोथ साइड स्क्वायर कर दें? एक वे हो सकता है ना। तो देखो, एक 2 स्टूडेंट हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? सपोज दैट एक आप हैं, एक मैं हूँ। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा। सपोज दैट ओके, 2 स्टूडेंट हैं डिफरेंट, वो इस सेम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक स्टूडेंट जिसको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि हर स्टूडेंट की मैथ अच्छी होती है। हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, कोई एवरेज भी होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ के नाम से डर लगता है। क्यों डर लगता है? आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो बट उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो कि कैसे हमें इसका अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चा क्या करेगा? स्क्वायर रूट दिखा उसे, स्क्वायर रूट दिखा तो वो क्या यहाँ पे कोशिश करेगा कि मैम इसका अपन कैंसिल कर दे, बोथ साइड स्क्वायर कर दें। बट सोचो, अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे लिए सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर बनेगा a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास? चलो इधर का वे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पर पावर क्या फॉर्म हो जाएगी? x⁴। तो ये आपके एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो x की वैल्यू आपके लिए कितनी फॉर्म हो जाएगी? 4 वैल्यूज फॉर्म हो जाएगी। तो आप खुद सोचो, हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी सही से सॉल्व नहीं होती, तो बाई क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आपके माइंड को यूज़ करना है। मीन, अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास लिखा हुआ है x² + 18x + 30। यहाँ पर भी ये पार्ट सेम है, बस ये 45 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 30 + 15। क्या गलत लिखा मैंने? कुछ गलत नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे, बार बार ये वे लिखने की जगह हमारी कन्वीनियंट के लिए मैं इस पूरे पार्ट को y अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, y = 2 √y + 15। ओके, बाकी बच्चे भी कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। जैसे बहुत सबका आंसर, किसी का आंसर सही भी है, किसी ने मिस्टेक भी की है। हर तरह के स्टूडेंट हमारे पास हैं, तो जिन्होंने सही किया है वेरी गुड, चाहे उन्होंने कोई भी अप्रोच यहाँ पे लगाई हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, बट जो अप्रोच आप लगाओ वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा रहे। कभी कभी होता है ना, कुछ भी हम सॉल्व करें बट आंसर लेकर आ रहे हैं, तो आंसर आना मैटर नहीं करता, वे भी डिपेंड करता है। ये मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि अपन इसको क्या लिख सकते हैं 30 + 15। अब बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 4y + 60, कि मैम 60 कहाँ से आएगा? देखो ये 4 हो जाएगा ना, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60। अब अपन वापस इनके फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 0। ईजिली पता चल रहा है मुझे कि 60 है तो 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो हो जाएगा 10 और 6। तो ध्यान से देखना, क्या हम लिख सकते हैं? अब ये स्टेप्स हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट समझ नहीं आ रहा वो से बच्चों को, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर देखो क्लियर लिख के बता रही हूँ। 6y - 10y, बिग डिजिट आपकी यहाँ पे नेगेटिव है तो बिग डिजिट आपकी नेगेटिव होगी, -60 = 0। तो आंसर क्या मिल गया मुझे? यहाँ पर y कॉमन ले लिया, y + 6, -10 कॉमन ले लिया, y + 6, विच इज इक्वल टू 0। तो y की मुझे 2 वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई -6 और y की वैल्यू मिल गई मुझे 10। ठीक, अब ये y क्या था? y क्या था मैम? y का मतलब होता है क्या? ठीक है, सो y यहाँ पर ये था x² + 18x + 30
ये था हमारे पास y। ठीक, अब हमें दो वैल्यू मिली है, बट हमारे लिए वैल्यू कौन सी सही है ये भी तो हमें देखना है ना। सपोज दैट ये जो इक्वेशन थी, ये तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, और ये इक्वेशन नंबर 2 कि मैम पहले 1 पहले बाद में 2, तो चलो कोई बात नहीं, ये ऐसा मानना कि स्टार्टिंग की टर्म है। क्लियर। अगर आप y की वैल्यू -6 यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, y की वैल्यू अगर आपने -6 पुट करी तो हमें क्या मिलेगा। अब अपन इसी की बात पे यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंट हाईलाइट हो जाए। -6 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 15 - 6 तो 9, 2 रूट 9 कितना होता है 3, तो कितना बन जाएगा 6, तो विच इज नॉट इक्वल टू, इक्वल होता है क्या कभी नहीं। तो y इज इक्वल टू -6 आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर, नहीं ले सकते हैं कि मैम इक्वल टू तो आया ना, इक्वल टू आया, बट ये इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, इस सिचुएशन को तो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, बट इस वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई वाई ने नहीं किया है। तो अगर वाई ने हमारी बात नहीं मानी तो ठीक है, हम भी डिनाई करते हैं कि हम वाई की वैल्यू -6 नहीं लेंगे। तो वाई की वैल्यू अपन 10 लेके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 पुट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 15 25, 25 का 5, 5 2 10, तो मतलब ये वैल्यू सही आ रही है। तो वाई की वैल्यू अपन ने क्या ले ली यहाँ पर 10, विच इम्प्लाइज दैट x² + 18x + 30 इट इज इक्वल टू 10। मुझे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वापस इसको ट्रांसपोज करो, तो देखो क्या बन जाएगा, ये x² + 18x + 20 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब क्या इसके फैक्टर हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्या, देखो कितना इजीली हम इसके फैक्टर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट। अब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि फैक्टर फाइंड आउट करो, आप तो वो तो बोल रहे हैं कि आप तो प्रोडक्ट निकालो रियल रूट का, तो इसके फैक्टर फाइंड नहीं करना। अब प्रोडक्ट क्या होता है हम जानते हैं, अल्फा बीटा। किसी भी इक्वेशन के अगर 2 रूट हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या कहते हैं अपन, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन है, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 20। बस 20 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फैक्टर भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने की नीड नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इसके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स, रूट्स रियल हैं। सपोज दैट वो आपसे कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द रियल रूट, तो सम कितना होता -18, प्लस का 18 नहीं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या होता है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। a की वैल्यू तो 1 है और ये क्या हो जाएगा 18, तो अल्फा + बीटा अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो वो मुझे मिल जाएगा -18। क्लियर है बच्चों सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब वही मिस्टेक्स जो मैंने बताई थी कि स्क्वायर मत करना बोथ साइड, कितना इजी क्वेश्चन था, इसको आप वाई मान लीजिए। जब भी आप किसी अच्छे ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली मैथ में, तो आपको ट्रिक्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ी उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नोट कर लीजिए इसको सभी, फिर अपन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और बाकी बच्चे भी कमेंट में बताइएगा कि उन्हें क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, या कोई भी आपको अगर डाउट हो तो वो भी आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 2 डेज़ और हैं, अभी हमें और मैराथन क्लासेस मिलेंगी। चलिए बढ़े आगे की ओर, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी वही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, सॉल्व करने के 2 वेज हैं। एक वे तो क्या जो नॉर्मल एक स्टूडेंट सोचता है, सेकंड वे क्या जो हम थोड़ा सा डिफरेंट होके सोचते हैं, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। तो चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन को। क्या आंसर आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आप लोगों के लिए सॉल्व करते हो। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। फाइंड क्या करना है, चलो मैं एक बार वो बता देती हूँ। गिवन था f(x) मुझे गिवन है x² + ax + b, ठीक है। और मुझे क्या गिवन है, अब ये क्या है, फॉर ऑल नॉन रियल x, यानी कि नॉन जीरो है ऐसे नंबर और रियल नंबर है उनके लिए। फिर मैं यहाँ पर एक और बात गिवन है दैट f(x + 1) इज इक्वल टू f(x + f(1/x). ओके, इट इज ऑल्सो क्लियर। एंड ऑल्सो गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू 1। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या किसी को कोई आइडिया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा है क्या कोई स्टूडेंट जिसको ऐसा लग रहा है कि मैम अजीब क्वेश्चन है? क्या ऐसे क्वेश्चन, अच्छा बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमें वो बता दो। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं तो ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं पैटर्न पे बेस्ड हैं। एग्जाम पैटर्न आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका रेशियो 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे 3 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे 50 मार्क्स के। और एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्स भी कह सकते हैं आप लास्ट टाइम के लिए
कि आपको ऐसा करना है, अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना है। सपोज जस्ट लाइक दैट आपका एग्जाम टाइम है 10 to 1, क्लियर। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट होती है लेट नाइट स्टडीज़ की, लाइक मी, ओके। तो लेट नाइट स्टडी हम करते हैं तो फिर मॉर्निंग में हम टाइम पर नहीं जाग पाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स नींद तो हमें लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कभी तो इंसान सोएगा हमारे माइंड को एक्टिव रखने के लिए। सो ऐसा आपको नहीं करना है एग्ज़ाम के पहले। क्यों? क्योंकि आपको जब पता है कि 10 to 1 में आपका एग्ज़ाम है, तो मेन उस टाइम पर आपको बिल्कुल फ्रेश रहना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अपनी बॉडी को कुछ दिन पहले से ही, 2-3 दिन पहले से ही उसके अकॉर्डिंग आप ढालना स्टार्ट कर दीजिए, एडजस्ट करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि 10 to 1 में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर क्वेश्चन के अगर आपको PYQs मिलते हैं या फिर मॉक टेस्ट मिलते हैं तो मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कीजिए, क्लियर। आपको यहाँ पे जैसे अगर आप मोशन लर्निंग ऐप पे भी आप ज्वाइन करेंगे, जिन बच्चों ने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको पता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस वर्कशीट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड हैं बच्चों के लिए, डेली क्लासेस आपकी कंडक्ट होती है। तो आप अपनी बॉडी को ना उसके अकॉर्डिंग बनाओ कि हाँ 10 to 1 में मुझे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सुबह उठने का टाइम इतना नहीं रखना कि अब आप खुद सोचो कि अगर आप एग्जाम के पहले रात को 3 बजे तक स्टडी कर रहे हैं, 4 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे फिर हमें ना नींद आएगी, एग्जाम में ऐसा होगा कि नहीं बस हम सो जाएं। तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। हालांकि सुनने में लगता है कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी बॉडी में अपने अकॉर्डिंग एक्टिव कर लेता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी ऐसे ही कहते थे, बट नहीं ऐसा नहीं है। हमारे टीचर्स जब हमें समझाते थे तो हमें अब रियलाइज़ होता है कि हाँ उनकी वजह से हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई। हम सोचते थे कि नहीं कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है ना, हम पढ़ लेंगे हमारे अकॉर्डिंग, लेट नाइट भी पढ़ लेंगे, मैं तो अगले दिन जाग लूँगा, कोई इफेक्ट नहीं है, अगले दिन जाग लूँगी। लेकिन वहाँ पर फिर क्या होती है, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है। सिली मिस्टेक्स, अगर आप कभी 2 × 3 की जगह ना 6 की जगह 5 लिख के आ जाते हो, तो ये मिस्टेक्स होती हैं, एक्चुअल में होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारा माइंड उतना एक्टिव नहीं होता। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बच्चे कहेंगे कि मैम आप तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखो 2 वेज हैं। फर्स्ट जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट सॉल्व करता है, तो उसके बारे में बताती हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, ये मुझे गिवन है f(x), ठीक। नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पर f(x + 1) फाइंड आउट करेगा। x + 1 फाइंड आउट करने के लिए जहाँ जहाँ x है, x की जगह x + 1 रख देगा। x + 1/x² + a x + 1/x + b विच इज इक्वल टू f(x). f(x) की वैल्यू मुझे गिवन है x² + ax + b प्लस f(1/x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/x² + a 1/x + b। जहाँ जहाँ x था x की जगह क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आप LHS और RHS को आप इक्वेट कर लेना, मतलब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे पार्ट आपके यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं x² और 1/x² तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इधर का जो ओपन होगा हमारे पास, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ x × 1/a के फॉर्म में कुछ बचेगा। फिर आपके पास जो वैल्यू बचेगी, यहाँ से आपको सब कैंसिल हो जाएगा और इन सब का कंक्लूजन आपका निकलेगा, b की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। b पता चल गया तो उसके बेसिस पर हम a को भी फाइंड आउट कर ही लेंगे धीरे धीरे, पर पहला स्टेप ये इस क्वेश्चन के लिए b की वैल्यू आ जाएगी, जो वह एक नॉर्मल स्टूडेंट सॉल्व करता है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि हम इस क्वेश्चन को इसके अलावा एक और वे में सॉल्व कर सकते हैं कि मैम एक और वे क्या है हमारा। तो ये इक्वेशन मुझे गिवन है f(x), चलो कलर अपन डिफरेंट ले लेते हैं, सेम कलर हो जाएगा, f(x) विच इज इक्वल टू x² + ax + b, क्लियर। x की जगह मैं 1 पुट करूं कि मैम क्यों पुट करें, देखो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो और रियल है। नॉन जीरो मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है, और उसके अलावा रियल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, उन्होंने कहा है। तो जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में एक सिंगल लाइन होती है ना, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। हर एक लाइन का अपना अपना मीन होता है, हर एक वर्ड आपको एक हिंट देता है। तो f(1) अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, a + b + 1 मिला, 1² 1 डायरेक्ट लिख देंगे। फिर अगर सिमिलरली मैं f(2) फाइंड आउट करूँ, तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन के बारे में बात करूँ, इसको अपन नेम दे दें इक्वेशन 2, ये हो गई आपके लिए इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो f(1 + 1/1) हो गया। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, f(1 + f(1), ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे, f(2), ठीक, ये हो गया f(2) विच इज इक्वल टू f(1 + f(1), ठीक है। अब f(1) की वैल्यू फाइंड आउट कर, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब f(1) की वैल्यू मुझे क्या मिली थी, a + b + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a + ट्वाइस b + 2 होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स मैम हो जाएगा, बोथ आर सेम। यहाँ पर अगर मैं x की जगह 2 पुट कर देती हूँ तो देखो क्या मिलेगी मुझे, 2² मतलब 4 + 2a + b, ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैम, 100% मिलेगा। तो बस अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, b को अपन ट्रांसपोज कर दो, 2 को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, 2b - b,
और इधर 4 माइनस 2, तो b की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 2। ये लो बच्चों, देखो मैंने कहा था ना सेम वे में सेम आंसर आएगा। अब ये स्टेप मैंने एक्सटेंड करके लिखी है, आप चाहो तो अवॉइड करो, इट्स योर चॉइस। b मुझे पता चल गया, तो अब ये वाली लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है कि जो इसके रूट्स हैं f(x = 0), तो अपन f(x) को 0 के इक्वल टू भी तो पुट करते हैं। ये मिल जाएगा मुझे f(x) लिखेंगे तो अपन ये बनेगा x² + ax + 2 = 0। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। 2 क्यों लिखा मैम, b की वैल्यू 2 आ रही थी तो मैंने लिख दी। अब क्या कहते हैं हम कि इसके 2 रूट्स हैं। 2 क्यों है, बिकॉज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा मैम, क्यों होगा, बिल्कुल होगा ना। देखो अल्फा इंटू बीटा 2 ही तो होगा। क्या होता है अल्फा बीटा = c/a, c क्या है यहाँ पे 2, a की वैल्यू क्या है 1। क्लियर, अल्फा बीटा अगर 2 है, 2 नंबर उनका प्रोडक्ट 2 है, तो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन बनती है, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो, बीटा की वैल्यू 2 हो, या फिर अल्फा की वैल्यू -1 हो और बीटा की वैल्यू -2। ये दोनों सिचुएशन अपने पास बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a² + b²। ठीक, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू तो फाइंड आउट करूँ, तो अपन a और b की वैल्यू भी अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये है a कि मैं आप अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाल रहे हो, a है, ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। थोड़ी देर पहले बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये इक्वेशन की फॉर्म होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है इन द या इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इन द वे ऑफ इट्स रूट्स, या रूट्स की फॉर्म में, यानी कि अल्फा बीटा की फॉर्म में। क्लियर, यह है समझ में। तो चलो बाकी का रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। हमें क्या क्या मिला था, हमें जो यहाँ पे मिला था अल्फा की, ज़्यादा ही आगे पहुँच गए हम। चलो, तो क्या मिला था मुझे, अल्फा = 1 और बीटा = 2, या फिर मुझे मिला था अल्फा = -1 एंड बीटा = -2। नाउ वही उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x² + ax + 2 = 0। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ दैट माइनस ऑफ a = क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा, या फिर चाहो तो माइनस को मैं उधर ट्रांसपोज भी कर सकती हूँ कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दोनों तरह से हम कर सकते हैं, इट्स आर कन्वीनियंट। अगर फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों की वैल्यू में 1 1 ले रही हूँ, तो मुझे a क्या मिलेगा, -1 + 2 विच इज इक्वल टू -3। तो अल्फा बीटा क्या मिलेगा मुझे, -3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि a की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -3। तो अगर मेरे पास b तो मुझे पता चली गया 2, हर कंडीशन में a की वैल्यू क्या है, -3। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई अपने पास। सेकंड कंडीशन, अगर आप क्या ले रहे हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस में ले रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तब भी आपको a क्या मिलेगा बच्चों, -1 - 2 विच इज इक्वल टू +3। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये कब है मेरे पास, ये दोनों कंडीशन कब मिली मुझे, जब अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू मैंने क्या ली 1 और बीटा क्या लिया 2। ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या लिया, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -2। तो b तो मेरे पास ऑलरेडी 2 है, इसके लिए तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3 मिल गई। ठीक, मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना, देखो आई थिंक a² - b² हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था। एक बार चेक कर लेते हैं, a² + b² फाइंड आउट करना था। अब नेगेटिव आया, वैल्यू कुछ भी आया, स्क्वायर करना है, तो a²। फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ज़्यादा जल्दी आई थिंक सॉल्व होने के लिए, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने दे रहा, अपन सॉल्व कर लेते हैं। a² + b² कितना हो गया, 3² + 2² होता है 4, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। दिस इज आंसर। ओके, आई होप समझ में आया हो आप लोगों को, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना कुछ, हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी वियर्ड है और अजीब भी है। अजीब तो इसलिए है क्योंकि अल्फा बीटा ए बी सी है थोड़ी सी वैल्यू, बट क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थी। तो इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप अब तक तो नोट आप सभी ने कर ही लिया होगा। ठीक है, बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसको काफ़ी देर से इंतज़ार था, बार बार 2 टाइम तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। चलिए अब बताओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, फटाफट से बताइए। a⁻b b⁻a प्लस a⁻b प्लस b⁻a विच इज इक्वल टू 5329। ओके 5329। तो हमें फाइंड क्या करना है, a⁻b, और हमें इसकी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे ज़्यादा।
और ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह से कि इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आपके पास फॉर्म होगी। मतलब ग्रेटर देन वैल्यू 1 फॉर्म होगी तो बेसिकली कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक नंबर तो नेगेटिव हो नहीं सकता। वैसे भी इन्होंने कहा है पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव का तो काम बनता ही नहीं है। फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। ओके, वेरी गुड। चलिए, और भी अच्छा बच्चों, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या और भी कोई क्वेरी है तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, मतलब IUQM से रिलेटेड। अब तो इनके रजिस्ट्रेशन भी स्टॉप हो गए हैं, 8 अगस्त तक आप इनके लिए रजिस्टर कर सकते थे। तो रजिस्ट्रेशन वाले कोई बच्चे हैं कि मैम हम भी देने के लिए एलिजिबल हैं क्या, तो वो आप कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का, तो वो आपको दैट टाइम ही अवेयर होना था। चले ठीक है, सॉल्व करें, हेल्प करना मेरी, कैसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि मैम इन दोनों में से मैं a⁻b कॉमन ले लूँ क्या? कॉमन लेके देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। हमें कुछ नहीं पता कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। a⁻b मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या मिला, b⁻a+1, b⁻a विच इज इक्वल टू 5 3 2 9। ओके, अब मैम काश यहाँ पे अच्छा होता दोनों साइड +1 होता तो मेरे पास b⁻a+1 कॉमन आ जाता। ठीक है, अगर ये आपकी इच्छा है तो ये लो, हमने इच्छा पूरी कर दी कि मैम बट हम LHS में तो नहीं कर सकते ना, RHS में भी तो करना है, तो दोनों साइड ऐड कर दो, व्हाट्स अ बिग डील। ठीक है, आए समझ में। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम वर्क यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि मैम आपने ये पहले पढ़ रखा है, आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखा होगा तो आपको इसका मतलब पता है कि आपको यहाँ पे +1 करना है, बट हमें नहीं पता चलता, हम कैसे करें। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। में फिर वही कह रही हूँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके बच्चों उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपको भी अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि हमें कब ऐड करना है, कब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड थिंग ये है कि थोड़ा जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश क्यों? हम सेल्फिश इसलिए क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए था, मेरे लिए अच्छा लग रहा था कि काश b⁻a+1 होता तो मैं दोनों में से कॉमन ले लेती, तो अब मुझे सेल्फिश बनना पड़ा, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये चाहिए तो मैंने दोनों साइड +1 ऐड कर दिया। ऐड या सब्ट्रैक्ट अपन कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, किसी नंबर को अदर टर्म में अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, ये सब तो हमें पता है बहुत अच्छे से। बस तो हमने हमारे अकॉर्डिंग ये किया। अब देखो दोनों में से b⁻a+1 a⁻b+1, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 5 3 3 0। क्लियर। अब अपन इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर देखो क्या बनेंगे, तो इसको तो अपन एज इट इज लिख लेते हैं a⁻b+1 और ये हो गया b⁻a+1। फैक्टर देखो क्या बनेंगे, पहले तो 10 आ रहा है तो 2 और 5 तो बनेंगे ही बनेंगे। अब 5 3 3 है, ये बाकी किसी टर्म से तो डिवाइड आई थिंक नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, आई थिंक 13 से होगा। कितने टाइम होगा, 13 से ये डिवाइड हो जाएगा 41 टाइम। हाँ बिल्कुल, ये इसके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर निकालने के लिए भी फैक्टराइजेशन मत अप्लाई करना। अभी जो 9 10 के जो बच्चे हैं वो तो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अब तक बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। बट जो ऐसे स्टूडेंट है जिस लाइक सपोज दैट फर्स्ट टाइम आप PRMO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप IUQM के लिए मतलब फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने का सोच रहे हो, सोच नहीं रहे हो, अब तो कर ही रहे हो, सोचने का टाइम गया। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर का वही हमारा वे, हम सोचते हैं 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अरे जब क्लास 6 में आपको पढ़ाए थे, डिविजिबिलिटी के टेस्ट पढ़ाए थे, बेसिक क्यों कहते हैं, फाउंडेशन क्यों कहते हैं इसको, तो कि आपका फाउंडेशन बिल्ड करता है, बेस स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बस इस वे में सॉल्व करने का ट्राई करो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर तो देखो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है +1, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 65 मल्टीप्लाई 82 कि मैम क्यों मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करती थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करती, फिर वहीं पहुंच जाती। 5 और 10 मुझे क्या चाहिए, इसको ऐसे नंबर के फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है a⁻b की, तो वो कब फाइंड आउट होगी, उसके लिए मुझे इनको पावर के फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा। तो बस ये मुझे कहाँ से पता चला कि ऐसे लिखना है, क्वेश्चन से पता चला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब ध्यान से सुनना, या तो a⁻b+1 की वैल्यू 65 होगी या फिर a⁻b+1 की पावर की वैल्यू इज इक्वल टू 82 होगी। दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी कहीं से कहीं तक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिसके काम नहीं है, कहा ना सेल्फिश बन जाओ, इससे मतलब ही नहीं है, तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। चलो देखो अब क्या हमारे पास रिमेनिंग रहता है। अगर मैं इसको इक्वल लिखती हूँ, मीन a⁻b+1 विच इज इक्वल टू 65, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, a⁻b, दिस इज नॉट 9 ना, दिस इज a। बच्चे कह सकते हैं कि मैम आपने 9 बना दिया। a⁻b कितना मिल गया मुझे, 64। 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब।
4 क्यूब अपन लिख सकते हैं। सेकंड देखो, अगर मुझे यहाँ से, चलो इधर लिख लेते हैं ना अपन, अपने पास स्पेस है, a रेस टू b प्लस 1 की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, मान लीजिए 82, तो a रेस टू b कितना हो जाएगा मेरे पास, 82 माइनस 1 81, 81 को अपन क्या लिखेंगे 3 रेस टू 4, हाँ 3 रेस टू 4, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताओ दोनों में ग्रेटर क्या है, सही तो लिखा है ना एक बार, ठीक है 64 और इधर क्या आ जाएगा 81, क्लियर। हमें क्या देखना है कि लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है a रेस टू b की। अब आप खुद सोचो 4 क्यूब लार्जेस्ट है या फिर 3 रेस टू 4, कि मैम 4 लार्जर है, 4 लार्जर नहीं है, ध्यान से देखो 4 क्यूब तो कितना है 64 है, 3 रेस टू 4 कितना है 81 है, तो ऑफकोर्स 81 होगा, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 3 रेस टू 4। देखो a रेस टू b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। सपोज दैट आपको b वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, a की नहीं करनी थी, तो ये सेम थिंग अपन b के लिए अप्लाई कर देते, कुछ ना कुछ। देखो दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर हमें यहाँ पर गिवन है कि इसके इक्वल, तो या तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी या फिर ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, और हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है और क्यों यूज़ किया है, दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन होगी, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकती। ओके, देखो कहा था ना कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन का ना वेट था काफ़ी देर से कि कब हम इसको सॉल्व करेंगे। फटाफट से नोट कर लो बच्चों, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अभी बने रहिए आप हमारे साथ। कुछ बच्चों को जल्दी होने लग गई शायद कि कब क्लास हमारी ओवर होगी, तो अभी तो टाइम है, हमें 6 क्वेश्चन ही हुए, अभी तो हाफ हमारी क्लास हुई है, अभी तो 6 क्वेश्चन और हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वेट, सब्र रखिए थोड़ा, बढ़े आगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अच्छा मीन आपकी अलजेब्रा का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी भी पता चलती है। मतलब आप इस क्वेश्चन को किस वे में सॉल्व कर रहे हो। हमारा दिमाग चलता है मैम तीनों का एलसीएम ले लो, अरे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मैम, कुछ तो होगा, सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके अगर आप, अच्छा मैं क्यों बता रही हूँ, पहले आप ट्राई कीजिए, ओके, आफ्टर दैट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे। एक ट्राई तो सभी को करना, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और सेशन को शेयर करो ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ सकें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बताना है कि आप किस तरह से सोच सकते हो, और मैथ्स डिपेंड करती है, क्योंकि मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनका माइंड बहुत शार्प चलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन के लिए आपको माइंड तो ऑफकोर्स शार्प चाहिए। चलिए, सोचा बाकी बच्चों ने, बताइए देखें कमेंट में कि किसने क्या सोचा, किस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर दिया। ओके, क्या आप इसके लिए प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हैं? कुछ बच्चे तो कहेंगे मैम ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 की जगह 1 आएगा। कुछ बच्चे तो ऐसा बोल देंगे, हाँ ऐसा है क्या, हाँ देखो एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक नहीं हुई है, 2 अगर यहाँ पे गिवन है ना, तो पता है हमारी कन्वीनियंट के लिए गिवन है। मैम इससे हमारी कन्वीनियंट कैसे हो सकती है, तो चलो देखो अब हम देखते हैं। 2 लिखा हुआ है, तो मतलब ये पार्ट 2 टाइम है, तो 1 और 1 के फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? लिख सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाइट वाइट में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मैं इस फॉर्म में लिखा मैंने, 1/x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29। क्लियर? ये वाला पार्ट है, इसको मैं RHS में ट्रांसपोज कर रही हूँ कि मैम आप इसी को क्यों कर रहे हो, इसको क्यों नहीं कर सकते, आप उसको कर लो, वो अच्छा लग रहा है, तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट अपन RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। और यहाँ पे 2 है, तो मतलब इसको 1 and 1 के फॉर्म में 2 टाइम में ब्रेक करके लिख सकती हूँ। अगर लिखा हुआ मेरे पास 2/a, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/a प्लस 1/a लिख सकते हैं ना। वही हमारी कन्वीनियंट, जब मुझे जैसा सही लग रहा है, तो मैंने ये लिखा -1/x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 69 विच इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू भी अगर 2 पार्ट थे, 1 पार्ट को मैं RHS में ट्रांसपोज करी हूँ, नेगेटिव था तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/ क्या बन जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 69 प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 45। क्लियर? आगे बात समझ में? अब क्या करें, अब एलसीएम ले लो, और कुछ तो समझ आ नहीं रहा कि मैं फैक्टर कर लेगा। फैक्टर करने का भी कोई सेंस नहीं बच्चों भी यहाँ पे, तो क्या करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो। चलिए ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 69, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। इधर क्या बन गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 69।
विच इज इक्वल टू, अब ये वाला पार्ट देखो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर, इधर से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 45 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 69। ओके, प्लस क्यों हो गया, देखो बीच में नेगेटिव साइन है ना, तो साइन तो ऑफ कोर्स चेंज होंगे। और यहाँ पे भी वापस वही अपने पास पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 69, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 45। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या मैम, बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। तो जब ऐसे कुछ कैंसिल होता है तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, अच्छा ये माइनस 10 है, इसको प्लस मत कर लेना, 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया, और कुछ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 10x से 10x में 9 से 9 कैंसिल कर दे, तो ये मत मिस्टेक करना, ठीक है, वरना खुरापाती दिमाग लगाओ। ये वाला पार्ट देखो बहुत में कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, हुआ ना कुछ क्वेश्चन आसान। अब हम क्या करें, देखो इनको अपन ने सॉल्व किया तो कितना हो गया, -40 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 विच इज इक्वल टू, इधर कितना बन जाएगा अपने पास 24, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 45। यहाँ तक आप सभी को समझ आया, से येस और नो, 3 स्टेप ही तो लिखी है बस मैंने, आ ही गया होगा समझ में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, बट उसके पहले यहाँ भी कुछ कट हो रहा है तो उसको भी कुछ कट कर लेते हैं। देखो ये कट हो जाएगा, 2 से कट, 4 से कट हो जाएगा ये -10 टाइम, और 4 से कट हो जाएगा ये 6 टाइम, फिर 2 से कट हो गया, अरे वाह 3 टाइम, और ये हो गया 5 टाइम, तो यहाँ क्या बच जाएगा -5। तो ये सेम थिंग मैं भी नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ, उसके बाद हमें यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके चलो देखो तो क्या लिखा था, -5 अपॉन के बाद क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 विच इज इक्वल टू 3 था, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 45 था, आई थिंक -45, ओके अच्छा वो जो हमने देख लिया -45। अब क्या करें, ट्रांसपोज कर दें, अब तो एक ही काम बचा ट्रांसपोज करना, तो देखो ट्रांसपोज करोगे क्या बनेगा, -5 एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस ये कितना बन जाएगा 25 to 25 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ओके, माइनस 30x माइनस ये कितना बन जाएगा 87, ओके 87। अब वापस से चलो क्या करें, सबको लाइक टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं सबको RHS में ट्रांसपोज कर रही हूँ, क्योंकि इधर लाएंगे तो फिर नेगेटिव साइन रहेगा, कोई इशू नहीं है, बट मैं लिख उस वे में रही हूँ, तो क्या बन जाएगा, देखो 5 उधर जाएगा तो 8x स्क्वायर, 50 को अगर अपन उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना बन जाएगा -80x, ये कितना बन जाएगा, प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 5 12 2 कैरी 8 to 10 1 2 and 1 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल मैम एक बहुत अच्छी चीज़ कॉमन आ रही है, सब में से 8 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, 2 में से आ रहा है, तीसरे में से भी आराम से आ रहा है, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा 39, 8 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 10x माइनस 39। इसके फैक्टर तो बहुत आसान हैं, बड़े अच्छे फैक्टर हैं, 39 है 13 और 3 बन जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x। अब बात आती है कि मैम साइन आपने दोनों जगह माइनस लगा दिया, अरे रुको भाई अभी अपन सही कर रहे हैं, नेगेटिव डिजिट 13 लिखना है, देखो ना माइनस की जगह और भी मिस्टेक हो गई, क्या लिखना था हमें 13 हो जाएगा, नेगेटिव बिग डिजिट यहाँ पे नेगेटिव रहेगी तभी आंसर ये, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 माइनस 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई मुझे -3 और 13, ये दोनों देखो x की वैल्यू मुझे मिल गई। आगे बात समझ में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बट इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अच्छा हमारे पास सपोज दैट की रिस्ट्रिक्शन होती, जैसे कि अगर मैं वापस से प्रीवियस स्लाइड पे चलूँ, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, सपोज दैट वो यहाँ पे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर x बिलोंग टू n, या फिर होता x बिलोंग्स टू w, या फिर होता x बिलोंग्स टू i प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होता, तो फिर हमारे पास यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई है, हम क्या करते दोनों में से एक वैल्यू चूज करते, तो इसको भी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप अब तक तो आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं,
ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ मेरे पास 2 वैल्यू फॉर्म हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, x की वैल्यू एक ही आ जाती है। अगर आपसे कहते हैं कि x की वैल्यू ओनली नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, -3 लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं किस पे डिपेंड करती है, आपकी क्वेश्चन में क्या कंडीशंस आपको गिवन है। ओके, इज इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? चलिए, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, एंड इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। मतलब अब आगे 1-2 क्लासेस और हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूं कि आप वो टॉपिक रेडी कर लीजिएगा चाहो तो। बेसिक हम नंबर सिस्टम के जो और भी कोई क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेटोरिक्स के हैं, कुछ ट्रिग्नो के अगर क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं, तो इन सब का कॉम्बिनेशन हम लेकर आ रहे हैं, ठीक। इन सब के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन इनसे रहेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। एंड उसकी अगर हम बात करेंगे, एक पार्ट बचता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को टफ लगती है ज्योमेट्री, क्योंकि उनको वही ना अप्लाई करना नहीं आता। आपने थ्योरी सारी पढ़ ली बट उससे उनसे रिलेट नहीं कर पाते हो आप क्वेश्चन से, तो हमें ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगती है। तो उन सब के क्वेश्चन फिर अपन बाकी की नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करो, इसमें बहुत अच्छा यहाँ पर एक थिंग फॉर्म होने वाली है ना, बड़ा अच्छा कंफ्यूजन भी है, बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी तो नहीं कह सकते, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हालांकि हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। समेशन जो लगा हुआ है k = 1 से लेकर 40 तक लगा हुआ है। कहाँ तक है, 40 तक। ओके, वैल्यू हमें गिवन है 1 + 1/k² + 1/k + 1² विच इज इक्वल टू a + b / c। जहाँ पर a b c क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो मतलब ए बी सी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, पॉइंट पे भी नहीं हो सकती। b की वैल्यू c से लेस देन है, ओके। और GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ b एंड c कितना है, 1 है, क्लियर। यानी कि दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। a + b हमें निकालना है। सॉल्व करें, आप लोगों ने सॉल्व किया, कोई अपना वे बताओ आपकी किस प्रोसीजर से आप इसको सॉल्व करोगे। कि मैम एक ही तरीका है, इनको ओपन कर दो। ओपन तो हम करेंगे बट उसके पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो पहले आप अपना दिमाग चलाइए, फिर हम हमारा पेन चलाते हैं। ओके, सॉल्व करो बच्चों इस क्वेश्चन को। लगाया दिमाग। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम था, सीक्वेंस पे डिपेंडेंट था, मतलब एक सीरीज आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो पार्ट मुझे गिवन है ना, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रही हूँ। सपोर्ट करना कि अपन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 1 + 1/k², बाकी का स्क्वायर रूट वगैरह अभी अपन कुछ नहीं लिख रहे, बार बार नहीं लिखना इतना, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। +1/k + 1² ओके। हम क्या करें, एलसीएम ले लेके मैम तीनों टर्म में लेके, देखो इस 1 को अभी सेपरेट रहने दो, आगे देखते हैं कि इसका क्या होता है। आई थिंक कैलकुलेशन बढ़ जाएगी अगर अपन 1 को भी एलसीएम में इंक्लूड कर लेंगे। तो अपन सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, होता है या सॉल्व नहीं होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। 1 प्लस ब्रैकेट में ओपन भी कर रही हूँ डायरेक्ट, तो k² + 2k + 1 प्लस k², अपॉन में क्या बन जाएगा, k² k + 1² ओके। अब हम क्या करें, तो अब ध्यान से देखना, ये भी k² है, ये भी k² है, 2k² बनेगा नहीं बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा। तो दोनों को साथ लिख लेते हैं, ठीक, साथ लिख के देखते हैं आगे क्या सिचुएशन अपने पास फॉर्म होती है। तो 1 + 2 ऑफ k, दोनों में से 2k भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, k + 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो इन दोनों में से लिया मैंने, इन तीनों टर्म के बारे में बात कर रही हूँ मैं, इन दोनों में से अपन ने k कॉमन ले लिया, इन दोनों को लिखा अपन ने 2k² और ये बन जाएगा 2k, k कॉमन लिया तो k + 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। साथ में +1 अपने एक्स्ट्रा चल रहा है हमें परेशान करने के लिए, ये नहीं होता तो भी मेरा काम आसान हो जाता ना, कैसे आसान हो जाता। देखो k से एक k कट रहा है और एक k + 1 से k + 1 कट रहा है कि मैम 1 आ रहा है एक्स्ट्रा तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते, कर सकते हैं -1 कर देते, बट आपको +1 यहाँ पे फिर एक और ऐड करना पड़ेगा, तो फिर आप जहाँ से चले थे घूम के वहीं पहुँच जाओगे, तो क्या मतलब आ रहा है। इसके लिए क्या करें, चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सेपरेट कर ले भाई, टर्म्स का सेपरेशन अपन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं इस पूरी टर्म के साथ, यानी कि 2k और k + 1 के साथ। एक बार डिनोमिनेटर को लिख देंगे, एक बार 1 के साथ डिनोमिनेटर को लिख देंगे।
लिख के ट्राई तो करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। 1 प्लस ट्वाइस ऑफ के प्लस 1 अपॉन में क्या चल रहा है, के स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, बस दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट क्यों किया, मुझे अच्छा लगा कि हो सकता है कुछ सॉल्व हो जाए, मेरा काम आसान बन जाए। ट्राई करके देखते हैं, आसान होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक। के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर। अब क्या करें, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करें क्या, फिर एलसीएम मत लेना, वापस यहीं पहुंच जाओगे, फिर एलसीएम लोगे। तो अब इसको ध्यान से देखो, ये 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा कि मैम बिल्कुल चलेगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो बनाना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन के स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, सबको दिख गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 बन गया, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर। फाइनली मेरा कुछ काम आसान हुआ। कैसे काम आसान हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पर स्क्वायर रूट लग रहा था, तो ये तो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, क्योंकि बार बार मुझे स्क्वायर लिखना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये क्या मेरे पास वैल्यू बन गई, विच इम्प्लाइज दैट, इसको अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अलग से हाईलाइट हो जाएगा। दिस इज, हमें क्या लिखा है, समेशन है k इज इक्वल टू 1 to 40, ओके। स्क्वायर रूट था, अब स्क्वायर रूट के बाद ही स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों को कैंसिल कर दे, तो इस पूरे की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दूँ, क्या बन जाएगी मुझे, चलो लिख दो, नॉर्मल वे में लिख दो, 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, ओके। और इधर स्क्वायर रूट बन गया विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाय सी। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। ये मत सोचता है कि मैम क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मेशन हुआ है, हमने क्वेश्चन को एक वे से दूसरे वे में चेंज किया है। इतना नोट कर लो, बाकी का अपन फिर नेक्स्ट क्लास में करें, नहीं नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसको। अब अपने पास पता है बहुत इजी टास्क रह गया। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। देखो अब सेम थिंग मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे वापस लिख रही हूँ, तो देखना यहाँ पे क्या बना। आई थिंक इस तरह से बने, डायरेक्ट लिख देती हूँ ना, इसको भी अपन क्यों लिख रहे हैं। डायरेक्ट क्या बना था अपने पास, 1 प्लस 1 अपॉन के इंटू के प्लस 1, ठीक है। और इधर क्या चल रहा था, समेशन था k इज इक्वल टू 1 to 40 विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाय सी। क्लियर। इसको अपन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वापस से देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो 1 का तो अपन कुछ नहीं कर सकते, 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, तो 1 को चलने दो एज इट इज ही। बट ये वाला जो पार्ट है, क्या इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं क्या, मैम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 करें क्या, करके देखो एक बार सॉल्व होता है क्या। तो ये बन जाएगा इधर k प्लस 1 माइनस के अपॉन के इंटू के प्लस 1, के से के कैंसिल, तो क्या बन गया 1 अपॉन के इंटू के प्लस 1 बन गया, बिल्कुल सेम बन गया। तो वापस से देखो क्यों, क्योंकि ऐसी सीरीज आपके पास फॉर्म होगी बहुत सारे केसेस में, 90% तो नहीं बोल सकती मैं, बट हाँ मोस्टली केसेस में ऐसी सीरीज फॉर्म होगी जिसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ही रिमेनिंग रहेगी, ठीक है। बाकी की टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो वो भी यहाँ पर अप्लाई हुआ। तो अब ये सारा प्रोसीजर अब क्यों आपको पता चलेगा, ये अब उस बच्चे को पता चलेगा जिस बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। इसीलिए कहते हैं इफ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन यू हैव टू डू मैथमेटिक्स, ओके। तो चलिए इसको अपन सिंप्लीफाई में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 लिखते हैं। चलिए प्रॉपर वे में समेशन अपना चल रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाय सी। अब वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू 1 से लेकर 40 था। अब देखो k इसमें तो आप पुट कर नहीं सकते, लेकिन ये 40 टाइम लिखने में तो आएगा ना 1। एक बार k की वैल्यू जब आप 1 रखोगे इस पूरे फॉर्मूला में तो ये रहेगा, फिर जब k की वैल्यू 2 रखोगे तो ये पूरा रहेगा। तो ये वाला 1 तो आपका 40 टाइम फिक्स हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस d/1 कितने टाइम, 40 टाइम। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 अपॉन 3 डिश डिश डिश
1/40 पुट करेंगे तो 40 माइनस 1/41 विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाय सी। ठीक है, देखो बहुत कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इतना ही बचा, चलो यही कैंसिल कर देते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट हमारे पास देखो यहाँ पर क्या रहा है, ये तो बन गया मेरे पास 40। ठीक है, 40 के बाद फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे, प्लस 1 माइनस 1/41 विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाय सी। ठीक, अब मुझे बताओ फटाफट से बच्चों की ए बी सी की वैल्यू क्या होने वाली है, फटाफट से जल्दी बताइए आप मुझे कि ए बी सी की वैल्यू आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है। ओके, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या वैल्यू ए बी सी की। सॉल्व किया बच्चों? देखो अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, ए की वैल्यू मुझे बताएंगे 41, 40 प्लस 1 41, बी की वैल्यू कहेंगे मैम 1 एंड सी की वैल्यू, बी की वैल्यू बोल देंगे -1 और सी की वैल्यू बोल देंगे 41। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मैं इसलिए कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं उन्होंने तो आंसर अब तक सही बता ही दिया होगा, बिल्कुल सही आंसर बता ही दिया बाकी स्टूडेंट ने। सो यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी आपके नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? पॉजिटिव होते हैं, ना तो वो 0 हो सकते हैं, ना ही वो नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही डेसिमल में हो सकते हैं। इंटीजर तो हो ही नहीं सकते ना, ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर ही होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें पता है कि ए बी सी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू कब रहेगी? वरना हम क्या करते हैं 40 प्लस 1 41 कर देते, तो मुझे दिख जाता कि यार 41 हो गया, बी की वैल्यू -1 सी की वैल्यू है, काम खत्म। ऐसा नहीं करना। अब ये सब क्या होता है आपको, अगर हम करते हैं ना थोड़ी सी जल्दबाजी हम एग्जाम में कर जाते हैं तो हमारे साथ ही मिस्टेक्स होती है, तो वो सब हमें नहीं करनी है। आगे ना बात समझ में, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तो इसको हमने ऐसे लिखा 40 और ये हो गया देखो ट्रांसपोज क्या, तो 41 माइनस 1 40/40 बाय 41 विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाय सी। क्लियर? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब देखो अगर मैं कंपेयर करूं, बहुत साइड अपन कंपेयर करेंगे, तो a मुझे मिल गया 40, b भी मुझे मिल गया 40, c की वैल्यू मिल गई मुझे 41। चेक क्या करना था, देखो क्वेश्चन में चलते हैं फिर से। अच्छा हम आगे पहुंच गए क्या? चलो पीछे आ जाते हैं, क्वेश्चन में चेक करते हैं क्वेश्चन क्या गया था। ये रहा, हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, दोनों को ऐड करना है। और ये यहाँ पे जो टर्म्स ये देखो बी और सी का कॉमन मतलब इसका HCF 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। a प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा 80। ये लो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में कैसे हमने किया? तो दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, एक तो आपने पूरा सही कर लिया, लेकिन जोश जोश में ज़्यादा खुशी में यहाँ पर आकर आप मिस्टेक कर दो तो वो भी आपको नहीं करनी है। और ऐसा हम मोस्टली करते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, ऐसा मत सोचना कि मिस्टेक्स नहीं हो पाई तो हमने गलत कर दिया क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरी हर क्वेश्चन में मिस्टेक हो, ऐसा भी कुछ नहीं। आ गया सबको यहाँ तक समझ में? ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 12 क्वेश्चन है, तो अभी भी अपने पास थोड़े से क्वेश्चन रिमेनिंग हैं। Let x1 be a positive real number and for every integer n is greater than or equal to 1, xn plus 1 is equal to 1 plus x1 x2 x3, इस तरह से आपको वैल्यू गिवन है। x5 की वैल्यू गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x6, x6 का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या रहेगा? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी सॉल्व करो। सॉरी, देखो x5 की वैल्यू 43 है, तो मैं उसको यूज़ करूँ ना, कैसे यूज़ करेंगे? देखो कि मैम इसको यहाँ लिख दो यूज़ हो गया, नहीं ना, ऐसा नहीं। कैसे हमें लिखना है, ये इक्वेशन मुझे गिवन है, अगर मैं n की जगह 4 पुट कर दूँ, x5 क्या होगा 1 प्लस x1 x2 x3 x4। अगर यहाँ n प्लस 1 है तो वो n पे स्टॉप हो रहा है, अगर यहाँ 5 होगा तो वो 4 पे स्टॉप होगा, नॉर्मल सी बात है। तो x5 कितना था 43 विच इज इक्वल टू 1 प्लस x1 x2 x3 x4। ट्रांसपोज करें तो क्या मिल जाएगा मुझे x1 x2 x3 x4 विच इज इक्वल टू 42। ये मिला, येस और नो? ऑफ कोर्स यस मिल गया। मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, x6 के बारे में बात करनी है। x6 देखो क्या होगा 1 प्लस x1 x2 x3 x4 x5, x6 मत लिख देना, जो मैं मिस्टेक करी थी जल्दी जल्दी में हमने x6 भी लिख दिया, तो x6 आपको नहीं लिखना है। अब वैल्यूज देखो, ये वाला पूरा पार्ट है, इसकी वैल्यू 42 है।
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 43 है, तो क्या बन जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे 6 1 + 8606, तो क्या बन जाएगा है 1807। ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे 86 की। ठीक है, अब मुझे तो फैक्टर के बारे में बात करना, उन्होंने 86 की वैल्यू थोड़ी पूछी, x6 की वैल्यू थोड़ी ना पूछी है। अपन क्या करेंगे, इसके बाद फैक्टर करने की कोशिश करो। देखो ये 1 है 13 50 3 टाइम, हाँ 13 से डिवाइड हो जाएगा है, 13 × 139, ये हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, आप देखो दोनों प्राइम नंबर है, 139 भी प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, 13 भी प्राइम है, हम अच्छे से जानते हैं। क्या कहा गया, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x6, x6 का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या रहेगा। तो देखो 139, तो हमने लिखा लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इट इज इक्वल टू 139। तो इसके डिजिट का सम करना है, तो क्या हो जाएगा, सम करो, सम इज इक्वल टू 1 + 3 + 9 विच इज इक्वल टू 13। सो 13 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये वाले 13 को आंसर मत दे देना, ये आंसर नहीं है। 13 कौन सा, ये, क्योंकि अपन डिजिट का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब ये आइडिया कि मैम आपको ये कैसे पता चला कि इसके फैक्टर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आप फैक्टर फाइंड आउट करो। क्लियर। मोस्टली जो नंबर होते हैं ना, आपको अब ये कि कब कौन सा नंबर किसे डिवाइड होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है। और प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके, या फिर जब आपको पढ़ाया जाता है, मतलब थ्योरी पढ़ाते हैं ना हम, जब भी जो भी आपको पढ़ाते हैं, मतलब उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, तो आपको ये बताते हैं काफ़ी सारे टर्म्स, या फिर ये भी बताते हैं कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तो वो भी आपके यहाँ पर यूजफुल होते हैं। फटाफट से नोट कर लो। 9 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है हमारे पास, टोटल 12 क्वेश्चन है आज। नेक्स्ट सेक्शन में और अपन ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए बढ़े आगे। ये रहा, अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या इसका आंसर रहने वाला है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज द डिविजर ऑफ Pn फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो यहाँ पे एक बात तो पता चल गई, क्या पता चल गई, बताऊँ या नहीं बताऊँ, बिल्कुल बताऊँ। ये देखो कि जो n है वो इवन है, बस अब यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों का तो आंसर भी आ जाना चाहिए कि ना इसका आंसर क्या रहने वाला है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने का ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बस इतना इजी है कि बस सबसे सरल क्वेश्चन, हाँ सबसे सरल प्रश्न आज के हमारे सेशन का। सबसे सरल तो एक और था, पर फिर भी अपन इसको भी मान सकते हैं कि सबसे सरल है, यानी कि सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो मुझे गिवन है कि इंटीजर्स है n, ओके इवन है। इवन नंबर में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, ऑड नंबर आप ऐड कर रहे हो, तो टोटल पूरा ऑड होगा कि नहीं होगा, होगा। ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ऑड होगा या नहीं होगा, होगा ना। हम जानते हैं दैट सम ऑफ एन इवन एंड ऑड इंटीजर इज ऑल्सो एन ऑड इंटीजर, या ऑड नंबर फॉर्म होता है। फिर हम क्या करें कि मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका हमें देखते हैं। बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजर ऑफ, कि वो इसका डिविजर है। लार्जेस्ट इंटीजर क्या रहने वाला है, ओके फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर n। बताओ क्या रहने वाला है, क्या करेंगे मैम, n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू एक बार 1 पुट कर दो, फिर कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर n की वैल्यू 2 पुट कर दो, फिर अपन चेक कर लेंगे कि लार्जेस्ट डिविजर क्या मिल रहा है। ठीक, लार्जेस्ट नहीं, आई थिंक यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिविजर पूछना चाहिए था क्वेश्चन में, क्योंकि लार्जेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी वैल्यूज आपके पास हो सकती है। तो यहाँ पे मतलब आपको बेसिकली आई थिंक स्मॉलेस्ट डिविजर के बारे में बात की जा रही है कि सबसे छोटा डिविजर यहाँ पे क्या होगा, कि मैम 1 नहीं, 1 के अलावा की अपन बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सो ध्यान से देखना, Pn आपको दे दिया है यहाँ पे, Pn की वैल्यू हमने लिख दी, व्हाट इज द इंटीजर दैट इज डिविजर ऑफ Pn। ध्यान से याद करो, कभी भी अगर आपको ये आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपने ये अच्छे से याद किया होगा दैट 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर का अगर अपन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो 5 से डिविजिबल होता है या नहीं होता, होता है ना। 5 नंबर लेके देख लो, चेक कर लो। सपोज दैट ये ले लिया मैंने 11 13 15 17 19, तो देखो अगर आप 5 के बारे में बात कर रहे हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ये देखो 15 है, 5 से डिविजिबल है। मैम और कुछ ले तो और कुछ ले लो, 19 के बाद के रिमेनिंग ले लो,
ठीक है, तो वो भी 5 से डिविजिबल जरूर होंगे। लेकिन अगर अपन 3 नंबर के बारे में बात करें तो 3 नंबर का अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर हैं अपने पास तो वो 3 से डिविजिबल रहते हैं। ठीक, तो 2 बातें यहाँ ध्यान रखनी है, दैट प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या ऑड इंटीजर is always divisible by 5। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के बारे में बात करो तो वो किससे डिविजिबल होगा, बाय 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो ये क्या है मेरे पास 5 नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये Pn विच इम्प्लाइज दैट Pn क्या होगा, इज डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 5। जब 5 से डिविजिबल है तो 3 ने क्या बिगाड़ा, 3 से भी डिविजिबल होगा, तो Pn आपका 3 से भी डिविजिबल होगा। ये लो, ये 5 से डिविजिबल भी है, 3 से डिविजिबल भी है, तो Pn के अपन जो वैल्यू के बारे में बात करें, जो लार्जेस्ट इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, जो इससे डिविजिबल होगा, लार्जेस्ट इंटीजर जो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, लार्जेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्मॉलेस्ट तो देखो 5 भी हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड ही सही आएगा। थोड़ा डाउट था इस पर, लार्जेस्ट वर्ड ही रहेगा यहाँ पे, तो 5 भी था 3 भी था, तो 15 से ये डिविजिबल होगा। आगे बात समझ में, ठीक है, बढ़े आगे की ओर कि मैम 15 के अलावा और भी कुछ 30 भी तो हो सकता है। तो डिपेंड करता है बच्चों एन की वैल्यू पे। एन की वैल्यू अगर मैंने स्मॉलेस्ट ले ली, सपोज इट मैंने एन की वैल्यू 1 ही ले ली, 1 ले ली, तो क्या हो गया, तो भी 15 से डिविजिबल होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 का नंबर 3 से डिविजिबल होता है, 5 का नंबर 5 से डिविजिबल होता है, तो ये 15 से डिविजिबल होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और हमारे पास रिमेनिंग है। आफ्टर दैट फिर हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। Okay, so the next question is consider all 6-digit number of the form A, B, C, C, B, A. Okay, where B is odd, B आपका क्या है, odd number है। चलिए ठीक है, फिर आपसे कहा गया determine number of all such 6-digit number that are divisible by 7। ऐसे नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, उनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल कितने नंबर हो सकते हैं, तो फटाफट से सॉल्व करके चैट में आंसर बताइए। अच्छा, बच्चों को ये जल्दी रहती है कि मैम कौन हमारा किसका आंसर पहले आएगा। चलिए, जहाँ पे जो बच्चे जल्दी आंसर देंगे तो अच्छा है, बेनिफिट आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व कीजिए बच्चों, किसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ईजी भी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है। किया सॉल्व, से यस और नो। चलो, सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास, उनको एक्सपैंड करो। क्या करना है आपको, उनको एक्सपैंड करना है। अब एक्सपैंड करें मैम, वो एक्सपेंडिशन जो अपन पहले पढ़ते थे बिल्कुल वही, बट हम थोड़ा सा अच्छे वे में लिखेंगे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए 10⁻² कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 10⁻5। ठीक है, 5 ही आएगा ना, हाँ 5 0 आएगी, प्लस बी 10⁻4 प्लस सी 10³ प्लस सी 10, अच्छा सी नहीं लिखा, चलो 10² सी प्लस अगेन बी 10 प्लस ए। ऐसा हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, कि हाँ मैम ऐड हो रहा है ना, देखो ए से ए, बी से बी, सी से सी ऐड हो रहा है, तो ऐड कर दो भाई। जो हमें क्वेश्चन में, हमें थोड़ी ना सपने आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है। ये हमें कैसे पता चलता है कि हाँ हमने क्वेश्चन का पहले अपन प्रॉपर वे में एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं कि हाँ यहाँ पर जब एडिशन हो रहा है टर्म्स का, तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे टर्म्स ऐड करनी होगी, तो ऐड करो। क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये 1 है ना, 5 थी, तो 1 के बाद 1 2 3 4 1, ए दोनों को मैं ऐड करती हूँ, इनको ऐड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बी था, 1 के बाद कितनी 0, 1 2 3 4 था, तो इधर 10 आ जाएगा, तो 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही है। लास्ट वाला देखो सी का, देखो इनको ऐड करेंगे तो 1 के बाद
3, तो 1 1 0 0, ये लो 0 0 कि अपन इनको डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, क्यों कहा जाता है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप मैजिक के बारे में जानते होंगे। नंबर 1 and 7 याद है, सीरीज़ बनती है अपने पास, ये आपको क्लास 8 में भी पढ़ाया जाता है। 11th स्क्वायर या 11 क्यूब की 1 2 3 4 इस तरह से एक अपने पास सीरीज़ बनती है ना। तो 11 की पावर आगे अपन बढ़ाते हैं, मतलब 1 1 1 1 1 का अपन एक्सटेंड करते जाते हैं, तो वहाँ पर एक सीरीज़ फॉर्म होती है। उसके बहुत यूज़ भी है, उनके बेसिस पर आप इवन मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। सिमिलरली आपको ये नंबर देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये बात क्लिक हो गई होगी कि मैम ये तो बहुत अच्छा नंबर है। कैसे अच्छा नंबर है? देखो 7 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर या नहीं हो रहे हैं? ध्यान से देखो, जिस वेट आप इसको सॉल्व कीजिए 7 से डिविजिबल होंगे, बट इसका कुछ रिमेनिंग भी रहने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा इसका। ये जो नंबर है आपके, तो नंबर को देख के ही आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं 7m + 6t। मीन ये नंबर 7 से डिविजिबल है, बट इसका जो रिमाइंडर रहेगा 6 रहेगा। अगर 1 आप इसमें ऐड कर देते ना, 1 एक और ऐड कर देते तो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब m क्या है, हमें डिवाइड तो करना नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट ट्रिक्स के वे में लिखना है, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हमने उसको लिख दिया। याद करो यहाँ से अपन किस फॉर्म में लिख रहे हैं, बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व अपन ने। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये नंबर आपका पूरा कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है। 7m लिखा, m डैश लिख दो, प्लस यहाँ पे अच्छा b भी लिखा हुआ है, b को मत भूल जाना। ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, 1 ऐड कर दो, मतलब 1 आपके पास यहाँ पर नीड है, तो ये हो जाएगा, c हो गया। क्लियर? अब ये नंबर भी डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल है। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि 7 × M प्लस 6a + c लिख सकते हैं। b वाला तो कोई पार्ट ही नहीं, देखो कुछ भी ये वैल्यू है, सारी की सारी डिविजिबल है, तो अपन इसको कंबाइंड फॉर्म में m की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आप लोगों ने किए हैं। अब ये 6 है, अगर मैं इसमें 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूं कि क्यों कर रहे हो, अरे मुझे 6 अच्छा नहीं लग रहा, इसको 7 हो जाएगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 7m। अब m में ये इंक्लूड हो गया, अब कैपिटल M था, m डैश कर दो, कुछ चेंजमेंट करने हैं। तो अब रिमेनिंग कितना रह गया मेरे पास, इन दोनों को ऐड करने पर 7 हो गया, 6c - a। अब ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है? तो अपने पास c - a की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, या तो c - a 0 हो, या c - a 7 हो, या c - a की वैल्यू -7 हो। ठीक है, 3 सिचुएशन अपने पास यहाँ पर फॉर्म होती है। तो क्या बन जाता है, c - a 0 हो, -7 हो, या 7 हो। तो इसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन इसको लिखते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो हमें सॉल्व करना है। गिवन क्या था, c - a। हाँ, लास्ट क्वेश्चन बड़ी जल्दी आ गया, पर अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। वापस चलो प्रीवियस क्वेश्चन पे। c - a की वैल्यू क्या हो सकती है, -7 या 0 या 7, तभी तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 7 की जगह अगर 11 होता ना, तो आपका जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 11 के मल्टीपल की फॉर्म में होता। अगर 13 होता तो जो नंबर फॉर्म है आपका 13 के मल्टीपल की फॉर्म में होता है। ये हमेशा हर क्वेश्चन में होता है, नहीं होता है तो उसको हमें बनाना पड़ता है, उस क्वेश्चन का प्रोसेसर कुछ डिफरेंट होता है। तो ये अपन देखो, c और a के लिए वैल्यू क्या क्या हो सकती है। c, a की अगर मैं वैल्यू के बारे में बात करूँ तो क्या क्या हो सकती है। एक हो गया 9, 2, ठीक है, या फिर 2, 9। सेकेंड वैल्यू की अगर अपन बात करें 8 and 1 और 1, 8। ठीक है, ये तो तब आया, देखो इस कंडीशन में 7 आ रहा है, इस कंडीशन में -7, 7 और -7, तो ये दोनों का काम हो गया। अब अपन 0 के बारे में बात करें, डिफरेंस 0 कब कब आ सकता है, जब दोनों की वैल्यू 1, 1 हो, 2, 2 हो। ठीक है, फिर आगे चलो 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 कि मैम 10, 10 भी लिख दो। अरे 10 पे मत जाओ, इतना आगे आपको नहीं जाना है, ध्यान रखना। कितनी वैल्यूज हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब एक वैल्यू और हमारे पास यहाँ पर हो सकती है, बताओ क्या वैल्यू हो सकती है, क्या दोनों टर्म 0 हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं c और a दोनों की वैल्यू 0 लेती हूँ, ये देखो
सी की वैल्यू 0 तो चलेगी, बट ए की वैल्यू 0 चल सकती है क्या? ए की वैल्यू 0 नहीं चल सकती। तो यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर अपने पास बनेगा कि आप सी की वैल्यू 0 ले सकते हैं बट ए की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। आगे हम ए की वैल्यू ले रहे हैं, अगर अपन इसको ए कोमा सी के फॉर्म में बन रहे तो एक वैल्यू और बनेगी ना मेरे पास 7,0। मैम 0,7 ले लो तो देखो 0,7 में नहीं ले सकती हूँ क्योंकि 0,7 क्या हो जाएगा, 0 अगर फर्स्ट डिजिट पे आ गया, ए की वैल्यू 0 हो गई तो नंबर ही आपका 6 डिजिट का फिर नहीं रहेगा। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 14। अब बात करते हैं बी के लिए। बी को आपको कहा गया है कि ऑड नंबर है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा है ऑड नंबर, तो बी क्या क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। टोटल कितने वे में हो सकता है? टोटल 5 वे, यानी कि 5 तरह से ये नंबर हो सकता है। तो ये जो नंबर है, अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमसे कहा गया था डिटरमाइन दी नंबर ऑफ ऑल सच 6 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7। सारे नंबर बताओ 6 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो टोटल नंबर देखो कितने हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या लिखोगे? टोटल नंबर 14 मल्टीप्लाई 5 70 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 70 इसका क्या? अच्छा ये क्या, ये मत पूछना कि मैम ये अजीब सा क्या लिखा हुआ है। अजीब सा नहीं है, वो आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पुटअप किया था, मैम आपने इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ठीक है, सो दिस इज आंसर। आगे बात समझ में। सो इम्पॉर्टेंट टास्क आपके लिए क्या था? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था कि 7,0 तो आपने ले लिया लेकिन 0,7 आपको नहीं लेना है। क्लियर? ये एक एक्स्ट्रा मैंने सबसे अलग से हाईलाइट करके इसलिए लिखा हुआ है। बाकी इन सबसे वैल्यू 0 आ रही है, जो 7 आ रही है उनसे -7 वैल्यू आ रही है। आया क्वेश्चन समझ में? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट अगर आप लोगों की फॉर्म होते हैं देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके अलावा आपको कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या IUQM से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो वो सभी, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कीजिए फटाफट से। क्या इसका आंसर रहने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। जो पहले वाला था ना, जिसका मैंने कहा था कि सरल प्रश्न, उसी के जैसा है, उसी का फ्रेंड है ये। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर इसका रहने वाला है। एक मैन है तो वो जा रहा है, चल रहा है पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड राइट बैक। तो एक बार तो वो गया, मतलब एक प्लेस था, ए था और बी था। ए से बी में गया तो इधर तो वो चल के गया, बी से इधर आया तो फिर वो राइट करके गया। ठीक, तो उसको टोटल टाइम लगा 3 × 3/4 आवर्स ऑफकोर्स। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने सोचा ही कुड राइट बोथ वे, कि अब मैं पैदल नहीं जाना, मैं दोनों साइड क्या करूँगा? गाड़ी से ही जाऊँगा। ए और बी से तो वो इधर भी राइट करके गए, इधर भी राइट किया, तो उनको टाइम कितना लगा? 2 × 1/4 1/2। बस अब पूछा गया है कि अगर बताओ वो दोनों साइड चल के जाए तो टाइम क्या लगेगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इजी वे में है। फटाफट से मुझे आप इसका आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर रह सकता है। ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ बच्चों। और आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैम लास्ट डेज अब हमारे पास रिमेनिंग हैं, कैसे हम उनको यूटिलाइज़ करें, कैसे हम हमारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। तो उसके लिए बच्चों ध्यान से सुनना। पहली स्टेप है कि जो जो टॉपिक आपके क्लियर है, अगर सपोज दैट किसी बच्चे के मेजर टॉपिक्स अगर हम बात करें IUQM के लिए, तो मेजर चैप्टर हमारे पास 4 होते हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपके इनमें से कोई भी 3 चैप्टर अच्छे से रेडी हैं, मतलब 3 टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन प्लीज़ 4th चैप्टर पर मत जाओ। अभी के टाइम नहीं है आपके पास कि आप कुछ नया पढ़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उन तीनों टॉपिक को ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब बच्चे ये भी कहेंगे कि मैम अगर उन तीनों टॉपिक में से वो क्वेश्चन आया जो हमें नहीं आया तो हम क्या करेंगे? तो देखो एक तरह से रिस्क तो रहता है, लेकिन सपोज दैट आपने अगर कुछ नया पढ़ने के चक्कर में इन तीनों टॉपिक को स्ट्रॉन्ग नहीं किया और ऐसा क्वेश्चन आया जो इन तीनों टॉपिक में से जो आप कर सकते थे बट आपने उतना उन पे टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर वो रहा ना, हम ना तो कुछ नया पढ़ पाए ना कुछ पुराना पढ़ पाए। ऐसी सिचुएशन के लिए कहते हैं बच्चों हमेशा कि एग्जाम टाइम पर केवल रिविज़न करो, रिविज़न रिविज़न रिविज़न। मैथ है, मैथ में तो देखो आपको ऐसा नहीं कि रटना है कुछ या कुछ पढ़ना है, तो मैथ्स में तो बस एक बार थ्योरी पढ़ो, जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से आप थ्योरी पढ़ो,
थ्योरी को समझो, कंसेप्ट समझो। ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी। क्यों? क्योंकि आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी के बेस पे आपको क्वेश्चन रिलेट करना सीखना पड़ेगा कि कैसे आप उस थ्योरी से क्वेश्चन को रिलेट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, तो उसको भी प्लीज़ ध्यान से देखना ज्योमेट्री के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तो। और अगर हम बाकी के बारे में बात करें, अलजेब्रा है, अलजेब्रा में क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा। कौन कौन सी सीरीज़ होती है, सीक्वेंस क्या क्या बनते हैं, क्योंकि मोस्टली सीक्वेंस का अगर क्वेश्चन आता है बहुत सारी बार, जैसे आज भी हमने देखा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रिमेनिंग रहती है, मिडिल का कुछ पार्ट कट हो जाता है, हो सकता है कि कुछ पैटर्न बन रहा हो, सिमेट्री का पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ऐसा भी बनता है। तो वो सब आपको ध्यान रखना है, उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। जितने क्वेश्चन मिले, PYQs देखो, PYQs आपको हमारे ऐप पर भी मिलेंगे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो MTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ जाना, आपको जैसे 2 लिंक मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो आपका रजिस्ट्रेशन का रहेगा, तो वो तो अब तक क्लोज हो चुके हैं, तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे IUCAM से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करना। वहाँ पर आपको सिलेबस मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन का पता चलेगा, जैसे कि टाइम क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ मिलेगा। और उसके अलावा वहाँ पे PYQs के नाम से भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप उस पर क्लिक करके लास्ट ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। सॉल्यूशंस भी वहाँ पे प्रोवाइड हैं, आंसर की मतलब वहाँ पे प्रोवाइड, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। पेपर पैटर्न लास्ट ईयर से डिफरेंट है, फिर से वही पहले वाला पैटर्न अप्लाई हो रहा है जो लास्ट ईयर के पहले था, तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पेपर पैटर्न ही नहीं पता और आप पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। ओके, जितने भी बच्चों के डाउट थे, उनकी क्वेरीज थी, उनको समझ में आया कि कैसे क्या उनको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर नहीं करना। लास्ट टाइम है, परेशान मत होना, कि टेंशन में मत आना बिल्कुल भी, जो होगा देखा जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो होगा देखा जाएगा तो आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसे भी मत करना। ओके, तो आ जाइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। एक मैन है, अच्छा क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया ना आई थिंक। चलिए, तो यहाँ पर 2 बातें हमारे पास, एक तो वो चल के जा रहे हैं और एक बात है कि वो राइट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, स्पीड ऑफ वॉकिंग, इसको अपन क्या लिखे, स्मॉल x लिख लें, ठीक है। फिर अगेन स्पीड ऑफ राइडिंग, राइट की लिख लो, क्या हो जाएगा y, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस को d से लिख लो, d फॉर डिस्टेंस। अब हमें क्या गिवन है, टाइम है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करी तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा उन्होंने, पहले तो वो चल के जा रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने राइट करें यानी कि राइटली, तो टोटल टाइम लगा उनको 3 and 3/4। तो हम टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन चलने के लिए कितनी हो गई x, डिस्टेंस अपॉन राइट के लिए कितनी हो गई y, टोटल टाइम कितना लगा 4 3 12 and 3 15/4। एक इक्वेशन तो ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, सेकंड सिचुएशन आपको गिवन है कि दोनों साइड उन्होंने राइट यूज किए, तो क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम यानी कि आने का और जाने का दोनों का हो जाएगा, तो क्या बनेगा d/y। अच्छा, ये y स्मॉल है कैपिटल है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको स्मॉल ही बना लेना, ठीक है, वरना कहोगे कि मैम x तो आपने स्मॉल बना दिया, y को आपने क्यों स्मॉल नहीं बनाया, तो y भी अपन स्मॉल ही ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, चलो y, अच्छा यहाँ पे y थोड़ी, यहाँ तो 4 लिखना था ना, चलिए ये हो गया। तो अपना क्या बन गया यहाँ पर, d/y फर्स्ट कंडीशन में, और इधर वापस से प्लस आ जाएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों साइड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखो जितना इरेज का टाइम काम ना पूरे टाइम में नहीं लगा, उतना हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमें इरेज करना पड़ रहा है। दोबारा भी वापस से उन्होंने क्या यूज़ किया, वापस से राइट से डिस्टेंस अपॉन y, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम कितना कंज्यूम हुआ, 2 and 2/4, 2 and 1/2, सो कितना हो जाएगा, 2 2 4 and 1 5/2, ठीक है। ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ d/y विच इज इक्वल टू 5/2, विच इम्प्लाइज दैट d/y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5/4, ठीक है। ये इक्वेशन 2 बोल दो मैं इसको। अगर मैं इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो टाइम चाहिए जब आप दोनों साइड चल के गए हो, वो आपने की हो, यानी कि मुझे d/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कितना है, तो d/y में इधर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, by 1 and 2, ये हो गया बच्चों d/x प्लस 5/4 विच इज इक्वल टू 15/4। तो यहाँ से d/x कितना मिल गया मुझे, इसको अपन ट्रांसपोज करेंगे 10/4, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, सॉरी नाउ नई कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखें तो दोनों साइड मुझे क्या करना है, वॉक करके जानी, तो डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी अपॉन एक्स। तो कितना बन जाएगा देखो, ये 2 इंटू 10/4, ये हो गया 5, यानी कि उस इंसान को 5 आवर्स लग जाएंगे अगर वो दोनों साइड चल कर जा रहा है तो। ठीक है, तो था कितना इजी क्वेश्चन, इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बस आपको क्या करना है, कुछ टर्म्स याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म में इनको सॉल्व करना है। ओके, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। अच्छा, इसको सेव भी कर लेना, ठीक है। और काफ़ी सारे आपने न्यू क्वेश्चंस भी सीखे हैं। बाकी जैसे बच्चों की भी कुछ डिमांड्स है कि मैम इस तरह के क्वेश्चंस लेके आओ, तो वो भी अपन फुलफिल करेंगे। जो भी आप लोगों की अगर रिक्वायरमेंट रही कि मैम किस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम सेशन हमारा यहाँ पे रखेंगे। कि अगर आप कहते हैं कि नहीं मैम ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो ज्योमेट्री के लिए तो मैंने आपको बताया कि अपन या तो लास्ट सेशन जो अपना रहेगा उसमें अपन ज्योमेट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए उनको अच्छे से देखना, वापस से सॉल्व करना, और अदर जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं रेफरेंस बुक के, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। टॉपिक अगर अभी लास्ट टाइम पे सपोज दैट नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ लिया, दोबारा से आप रिवीजन करें तो थ्योरी भी पढ़ना, थ्योरी को मत छोड़ना। और ऐसा मतलब कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा हाइपर मत होना, एग्जाम की टेंशन, एग्जाम प्रेशर बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल अपन मिलते हैं। अंटिल देन कीप लर्निंग विद मोशन। थैंक यू।